मोनू के विदेश जाने के बाद घर में कीर्ति के हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगे। सारे घर के काम करने के बाद उसकी सास उसे गौशाला में ले जाती और उससे उपले बनवाती, जबकि उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उपले बनाते बनाते कीर्ति के हाथ पैर खराब हो गए और उनमें गहरे घाव हो गए। एक दिन कीर्ति ने हिम्मत जुटाकर कहा, माँ जी मुझे गौशाला का काम नहीं करना। तो सास ने अपनी बेटियों के साथ मिलकर उसके बाल काट दिए और धमकी दी कि अगर आगे से उसकी बात ना मानी तो इससे भी बुरा हाल होगा। एक दिन अचानक मोनू सरप्राइज देने घर वापस आ गया, मगर जैसे ही सामने के दृश्य पर नजर पड़ी तो उसकी आत्मा कांप गई, क्योंकि कीर्ति, हमारी शादी को भी कुछ ही दिन तो हुए हैं और आप फिर से जा रहे हैं। कुछ दिन और रुक जाते। कीर्ति ने मोनू का हाथ थामते हुए धीमी आवाज में कहा। कीर्ति की कोमल सूरत पर गहरी उदासी छाई हुई थी। उसकी आंखों में नमी थी और दिल जुदाई के ख्याल से भारी हो रहा था। मोनू ने जब कीर्ति के चेहरे पर यह उदासी देखी तो उसका अपना दिल भी भर आया। उसने प्यार से कीर्ति का हाथ थाम लिया और नरमी से बोला, कोई बात नहीं मेरी जान, यह दूरी सिर्फ थोड़े समय की है। मैं वहां सब कुछ समेट कर वह हमेशा के लिए वापस आ जाऊंगा। बस 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बाकी है। सच तो यह है कि मैं अभी शादी करने का इच्छुक ही नहीं था, क्योंकि मैं जानता था कि तुमसे दूर रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। मगर माँ की जिद के कारण मुझे शादी के लिए हाँ करनी पड़ी। अब कभी कभी लगता है कि शायद मैंने तुम्हारे साथ अन्याय कर दिया। मोनू की बात सुनकर कीर्ति का दिल जैसे तड़प उठा। उसने फौरन मोनू का हाथ मजबूती से थाम लिया और जल्दी से बोली, नहीं, आपने मेरे साथ कोई अन्याय नहीं किया, बल्कि आपने तो मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है कि मुझसे शादी कर ली। अब आप जाएंगे तो आपकी खूबसूरत यादों के सहारे मैं जैसे तैसे यह समय गुजार लूंगी। आप चिंता ना करें, मैं खुद को संभाल लूंगी। आप बस अपना ख्याल रखना और जल्दी वापस आना। कीर्ति की बात सुनकर मोनू ने उसे गले लगा लिया। दोनों कुछ देर खामोश खड़े रहे। दोनों के दिलों में अजीब सी उदासी थी। यह दूरी दोनों के लिए बहुत मुश्किल थी, मगर एक अच्छे भविष्य का सोचकर दोनों ने दिल को समझा लिया था। वह जानते थे कि यह कुछ साल की जुदाई शायद आगे की बुरी जिंदगी को बेहतर बना देगी। कुछ दिन बाद वह घड़ी भी आ गई जब मोनू को विदेश के लिए रवाना होना था। कीर्ति की आंखें बार बार भीग रही थी। वह खुद को संभालने की कोशिश करती, मगर दिल मानने को तैयार ही नहीं था। मोनू ने जाते समय उसे बार बार तसल्ली दी कि वह जल्दी वापस आएगा और इस बीच उसे कोई परेशानी नहीं होने देगा। आखिरकार मोनू चला गया और कीर्ति उदासी में गिरी घर में रह गई। उसके दिल में हर समय एक खालीपन सा रहता था। वह कभी मोनू की बातें याद करती तो कभी उसकी मुस्कुराहट को सोचकर खामोशी से आंसू बहा देती। शुरुआत के कुछ दिन तो ऐसे गुजरे जैसे सब कुछ सामान्य हो। कीर्ति के मायके वाले भी उससे मिलने आते रहते थे। वह बेटी को तसल्ली देते रहे कि कुछ साल की बात है, समय जल्दी गुजर जाएगा। लेकिन जैसे ही वह वापस अपने घर गए तो घर का माहौल ही बदल गया। सास का व्यवहार अचानक कीर्ति के प्रति बदलने लगा। पहले जो बातें नरमी से कही जाती थी, अब उनमें सख्ती आ गई थी। एक सुबह कीर्ति देर तक सोई रह गई, क्योंकि रात भर उसे नींद नहीं आई थी। वह मोनू को याद करके बेचैन होती रही थी। अचानक सास की ऊंची आवाज ने उसे चौंका दिया। उठो और घर के काम करो, सारे काम पड़े हुए हैं और तुम हो कि महारानियों की तरह सो रही हो। बहू, अब बहुत हुआ आराम, शादी को भी काफी दिन हो गए हैं और अब तो तुम्हारा पति भी परदेश चला गया है। उठो और घर के कामकाज में मेरा हाथ बटाओ। बूढ़ी सास कब तक घर के काम करती रहेगी। बहू लेकर आई थी कि घर में सुकून आएगा, मेरी जिंदगी में कुछ आराम आएगा, काम में हाथ बटाने वाली मिल जाएगी। लेकिन यहाँ तो सुबह दोपहर शाम बहू को ही खाना परोसना पड़ रहा है। सास की यह बातें सुनकर कीर्ति बहुत शर्मिंदा हो गई।
वो घबरा कर फौरन बिस्तर से उठी और जल्दी से बोली, माँ जी आप रहने दें, मैं अभी उठकर नाश्ता बनाती हूँ। बस रात को देर तक नींद नहीं आई, इसलिए सुबह समय पर नहीं जाग सकी, वरना मैं हमेशा समय पर ही उठ जाती हूँ। सास ने उसकी बात सुनकर सिर्फ मुंह बनाया और बिना कुछ कहे वापस चली गई। कीर्ति शर्मिंदा सी रसोई में आई और नाश्ता बनाने लगी। उसके हाथ काम कर रहे थे, मगर दिल बहुत भारी हो गया था। उसे लगा जैसे उससे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई हो। उसने जल्दी जल्दी नाश्ता तैयार किया और सबको परोसा। घर में 5 ननदें थी और हर एक की अलग अलग फरमाइशें होती थी। कोई चाय मांगती थी तो कोई पराठा गर्म करने को कहती। कीर्ति खामोशी से सबकी सेवा करती रही। जब सब नाश्ता कर चुके तो वह खुद भी जल्दी से थोड़ा सा नाश्ता करके उठ गई। इसके बाद उसने बर्तन धोए और पूरे घर की सफाई में लग गई। उस दिन के बाद जिसे घर का सारा काम कीर्ति के जिम्मे डाल दिया गया। सास और ननदों ने धीरे धीरे हर काम से हाथ खींच लिया। सुबह सवेरे कीर्ति सबसे पहले उठती, पूजा पाठ के बाद रसोई में का जाकर चाय बनाती, फिर नाश्ता तैयार करती। इसके बाद बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना, कपड़े धोना, दोपहर का खाना बनाना, फिर शाम की चाय और रात के खाने की तैयारी। सारा दिन वह काम ही करती रहती। कभी एक ननंद उसे आवाज देती तो कभी दूसरी, किसी को पानी चाहिए होता तो किसी को कपड़े प्रेस करवाने होते। कीर्ति खामोशी से सबके काम करती रही। कभी कभी उसके हाथ थकान से कांपने लगते, मगर वह कुछ नहीं कहती थी। रात गए जब सारे काम खत्म होते तो वह थकी हारी अपने कमरे में आती और बिस्तर पर गिरते ही उसे गहरी नींद आ जाती। इतनी गहरी कि उसे आसपास का कोई होश ही नहीं रहता था। फिर अगली सुबह वही व्यवस्था और वही काम उसका इंतजार कर रहे होते। कुछ ही दिनों में कीर्ति को लगने लगा कि उसकी जिंदगी अचानक बहुत मुश्किल हो गई है। वह अक्सर खामोशी में बैठकर मोनू को याद करती, उसकी कमी हर पल महसूस होती थी। जब कभी मोनू का फोन आता तो उसका दिल भर आता। वह चाहती थी कि सब कुछ बता दे, मगर फिर रुक जाती। मोनू फोन पर उससे प्यार भरी बातें करता, उसका हाल पूछता और उसे हंसाने की कोशिश करता। कीर्ति भी उससे दिल लगाकर बातें करती, मगर अपने दुख को दिल के अंदर ही छुपा लेती। मोनू यही समझता रहा कि शायद उसकी उदासी सिर्फ जुदाई के कारण है। कीर्ति ने सोच रखा था कि अभी उसकी नई नई शादी हुई है, अगर वह शिकायत करेगी कि उससे इतने सारे काम करवाए जाते हैं तो शायद मोनू उसे ही गलत समझेगा। वह यही सोचती कि हर लड़की ससुराल में काम करती है, यह तो हर बहू की जिम्मेदारी होती है। मगर कीर्ति को यह मालूम नहीं था कि हर लड़की से उसकी क्षमता से ज्यादा काम नहीं लिया जाता। हर घर में बहू पर इतना बोझ नहीं डाला जाता कि वह खुद को बिल्कुल अकेला और बेबस महसूस करने लगे। मगर कीर्ति खामोशी से सब कुछ सहन करती जा रही थी, क्योंकि उसे लगता था कि यही एक अच्छी बहू होने का गुण है। कीर्ति ने ससुराल की जिंदगी को स्वीकार करने की कोशिश तो कर ली थी, मगर उसे यह नहीं मालूम था कि उसकी परीक्षा तो अभी शुरू हुई है। घर के सारे कामों की जिम्मेदारियां उसके कंधों पर डाल दी गई थी और सास व ननदें धीरे धीरे खुद को हर काम से अलग कर चुकी थी। कीर्ति सुबह से रात तक काम करती रहती, मगर इसके बाद भी उसे सुकून का एक पल भी नसीब नहीं होता था। कुछ दिन बीते तो एक बहुत सुबह सास ने उसे आवाज दी, जल्दी से तैयार हो जाओ, आज तुम मेरे साथ गौशाला चलोगी। कीर्ति ने हैरत से सास की ओर देखा, मगर खामोश रही। वह समझी शायद कोई जरूरी काम होगा, इसलिए उसने जल्दी से दुपट्टा सिर पर लिया और सास के पीछे चल पड़ी। बाड़े पर पहुंचकर कीर्ति को पता चला कि वहां गाय भैंस बंधी हुई थी और चारों ओर गोबर के ढेर लगे हुए थे। सास ने हाथ के इशारे से एक तरफ दिखाते हुए कहा, यहाँ बैठो और उपले बनाओ, यह सारे शाम तक तैयार हो जाने चाहिए। कीर्ति एक पल के लिए सास का चेहरा देखती रह गई। उसने कभी जिंदगी में ऐसा काम नहीं किया था। उसका संबंध ऐसे घर से था जहां उसे ज्यादा काम करने की आदत नहीं थी।
उसने हिचकिचाते हुए कहा, माँ जी मैंने कभी यह काम नहीं किया, मुझे नहीं आता। सास ने फौरन कठोर स्वर में जवाब दिया, सीख जाओगी, कोई मुश्किल काम नहीं है, हम भी तो यही करते आए हैं। बहू बनकर आई हो तो घर के हर काम में हाथ बटाना पड़ेगा। कीर्ति खामोशी से जमीन पर बैठ गई। उसने दिल पर पत्थर रखकर गोबर उठाया और उपले बनाने लगी। शुरुआत में उसे बहुत घृणा महसूस हुई, मगर उसने सहन किया। उसे लगा शायद यह एक दो दिन का काम होगा, मगर सच्चाई इसके उलट थी। अब रोज का यही नियम बन गया था। घर के सारे काम खत्म करने के बाद सास उसे बाड़े पर ले जाती और वहां घंटों उपले बनवाती। हालांकि उनके घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, फिर भी कीर्ति से यह कठोर काम करवाया जा रहा था। शुरुआत के कुछ दिनों में ही कीर्ति के हाथों की कोमल त्वचा खराब होने लगी। गोबर और गंदगी में लगातार काम करने के कारण उसके हाथों पर छाले पड़ गई। धीरे धीरे वह छाले फटने लगे और उनमें घाव बन गई। उसके पांव भी गंदगी में रहने के कारण खराब होने लगे। त्वचा फटने लगी और छोटे छोटे छेद बनने लगे, जिनमें से तेज जलन और दर्द होता था। कीर्ति की प्रकृति बहुत नाजुक थी। उसे ऐसे कठोर कामों की आदत नहीं थी। वह जितना सहन करने की कोशिश करती उतना ही उसे पीड़ा होती। कई बार वह रात को अपने हाथों को देखकर चुपके से रो पड़ती, मगर उसके पास शिकायत करने के लिए कोई नहीं था। मोनू जब फोन करता तो वह हमेशा की तरह खुश होने का दिखावा करती। वह नहीं चाहती थी कि मोनू वहां परेशान हो, इसलिए वह अपने गाँव को दुपट्टे में छुपा लेती और आवाज को सामान्य रखकर उससे बात करती रहती। समय गुजरता गया और कीर्ति की हालत खराब होने लगी। उसके हाथों और पांव के घाव गहरे होते चले गए। चलते समय उसके पैरों में दर्द होता, मगर फिर भी वह काम करती रहती। एक दिन बाड़े पर उपले बनाते हुए उसके हाथों में इतनी जलन हुई कि उसकी आंखों में आंसू आ गई। उसी शाम जब सास ने फिर से उसे बाड़े पर चलने को कहा, तो कीर्ति ने हिम्मत करके धीरे से कहा, माँ जी मैं बाड़े के काम नहीं कर सकती, मेरे हाथ और पांव बहुत खराब हो गए हैं, बहुत दर्द होता है। उसकी बात सुनकर सास का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने फौरन अपनी बेटियों की ओर आवाज दी। तुरंत ही ननदे भी वहां आ गई। सास ने गुस्से में कहा, देखो जरा महा हमारी बहू को, अभी कुछ ही दिन हुए हैं और यह महारानी काम करने से मना कर रही है। इसे तो अभी से आराम की आदत पड़ गई है। कीर्ति घबरा गई। उसने जल्दी से कहा, नहीं माँ जी, मेरा यह मतलब नहीं था। मैं बस इतना कह रही थी कि मेरे हाथों में बहुत दर्द है। मगर सास को जैसे उसकी कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी। गुस्से में उसने बेटियों के साथ मिलकर कीर्ति को पकड़ लिया। कीर्ति डर से कांपने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होने वाला है। अचानक एक ननद कैंची ले आई। कीर्ति ने जब कैंची देखी तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही सास ने उसके बालों की एक मोटी सी लट पकड़ी और कैंची से काट दी। कुछ ही पलों में उसके लंबे सुंदर बाल बेरहमी से काट दिए गए। बाल जमीन पर बिखर गए और कीर्ति स्तब्ध खड़ी रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर उसने आवाज तक नहीं निकाली। सास ने गुस्से से कहा, अगर आगे से कभी काम से मना किया तो इससे भी बुरा हाल करेंगे। अभी तो सिर्फ बाल काटे हैं, याद रखना इस घर में वही होगा जो हम चाहेंगे। कीर्ति खामोशी से जमीन की तरफ देखती रही। उसके दिल में एक अलग ही दुख था। हाथों और पांव के घाव की जलन अलग थी और स्वाभिमान की चोट अलग। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी इज्जत को भी उन बिखरे हुए बालों के साथ जमीन पर गिरा दिया गया हो। उस दिन के बाद कीर्ति और भी ज्यादा खामोश हो गई। वह पहले से ज्यादा डरने लगी थी। सास जब भी बाड़े पर चलने को कहती तो वह बिना कुछ कहे उनके पीछे चल पड़ती। अब वह जान चुकी थी कि मना करने का अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। कुछ दिन बाद एक सुबह कीर्ति हमेशा की तरह घर का फर्श धो रही थी। उसके हाथों में घाव थे और पाँव में जलन हो रही थी, मगर वह खामोशी से पोंछा लगा रही थी। इसी बीच घर का दरवाजा धीरे से खुला। घर वालों को
इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसी समय मोनू अचानक सरप्राइज देने के लिए घर वापस आ चुका था, और दरवाजे के अंदर कदम रखते ही उसकी नजर सबसे पहले कीर्ति पर पड़ी। वह कई महीनों बाद अचानक घर आया था। उसके दिल में खुशी थी कि वह कीर्ति को सरप्राइज देगा, मगर जैसे ही उसकी नजर आंगन में पोंछा लगाती हुई कीर्ति पर पड़ी तो उसके कदम वहीं रुक गई। कीर्ति जमीन पर झुकी हुई फर्श साफ कर रही थी। उसके कपड़े बहुत साधारण और पुराने लग रहे थे। उसके बाल बड़े अजीब और बहुत छोटे हो चुके थे। उसके हाथों की त्वचा जगह जगह से फटी हुई थी और पांव पर घाव साफ नजर आ रहे थे। मोनू को एक पल के लिए विश्वास ही नहीं आया कि यह वही कीर्ति है। वह कुछ पल खामोश खड़ा उसे देखता रहा। उसके मन में वह दिन घूम गया जब वह सिंगापुर जाने लगा था। उस समय कीर्ति कितनी सुंदर लग रही थी। उसके बाल कितने लंबे थे और उसके हाथ इतने कोमल थे कि मोनू अक्सर मजाक में कहता था कि इन हाथों को कभी कोई काम नहीं करने दूंगा। पोंछा लगाते हुए जब कीर्ति ने सिर उठाया तो अचानक उसकी नजर मोनू पर पड़ी। एक पल के लिए उसे लगा शायद वह सपना देख रही है। उसने हैरत से आंखें झपकाई, मगर मोनू सच में उसके सामने खड़ा था। कीर्ति के हाथ से पोंछा गिर गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। खुशी और हैरत एक साथ उसके चेहरे पर नजर आने लगी। वह कुछ कदम आगे बढ़ी मगर फिर अचानक रुक गई। उसे अपने कटे हुए बाल और खराब हाथ याद आ गए थे। मोनू धीरे धीरे उसके पास आया। उसकी नजरें कीर्ति के चेहरे से लेकर उसके हाथों और पैरों तक जा रही थी। उसके दिल में एक तड़प हो रही थी। उसने नरमी से कीर्ति के हाथ पकड़ लिए। जैसे ही उसने उसके हाथों को गौर से देखा तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। कोमल हथेलियां अब खुरदरी हो चुकी थी। उन पर घाव बने हुए थे। मोनू ने पीड़ा से पूछा, कीर्ति यह सब क्या है? तुम्हारे हाथों को क्या हुआ है? कीर्ति ने तुरंत नजरें झुका ली और धीमी आवाज में बोली, कुछ नहीं, बस घर के काम करते हुए ऐसे हो गया। मोनू ने उसके पैरों की ओर देखा तो वहां भी गहरे घाव थे। उसका दिल जैसे बैठ सा गया। उसी समय सांस अंदर से बाहर आई और मोनू को देखकर चौंक गई। अरे मोनू, तुम अचानक आ गई। बता देते तो हम तुम्हें लेने आ जाते। मोनू ने अपनी माँ की ओर देखा मगर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी। उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। सास ने फौरन बात बनाते हुए कहा, देखो जरा, तुम्हारी पत्नी कितनी सुस्त है। हम तो इसे काम सिखा सिखा कर थक गए हैं, मगर इसे कुछ समझ ही नहीं आता। मोनू ने यह बात सुनकर कीर्ति की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे, मगर वह खामोश खड़ी थी। मोनू ने पूछा, कीर्ति, तुम्हारे बालों को क्या हुआ? तुम्हारे बाल तो बहुत लंबे थे। कीर्ति ने जल्दी से दुपट्टा सिर पर ठीक किया और नजरें चुराते हुए बोली, बस ऐसे ही कटवा लिए। अब मोनू को विश्वास हो गया था कि यहाँ कुछ बहुत गलत हुआ है। वो कीर्ति को जानता था कि वह कभी अपने बाल खुद नहीं कटवाती थी। मोनू ने गहरी सांस ली और मजबूत स्वर में कहा, कीर्ति मेरे साथ आओ। वह दोनों कमरे में आ गई। दरवाजा बंद होते ही मोनू ने दोबारा उसके हाथ अपने हाथों में ले लिए। उसने नरमी मगर गंभीरता से कहा, कीर्ति सच बताओ, यह सब कैसे हुआ? कीर्ति की आंखों में आंसू बह निकले। उसने रोते हुए धीरे धीरे सब कुछ बता दिया। कैसे उसे घर के सारे काम करने पड़ते थे, कैसे उसे बाड़े पर ले जाकर उपले बनवाए जाते थे, कैसे उसके हाथ पैर खराब हुए और कैसे सास व ननदों ने मिलकर उसके बाल काट दिए। मोनू यह सब सुनता रहा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे विश्वास नहीं आ रहा था कि उसके ना रहने पर कीर्ति पर इतना अत्याचार हुआ है। वह फौरन कमरे से बाहर निकला। आंगन में सास और ननदे बैठी हुई थी। मोनू ने कठोर मगर तेज आवाज में कहा, आज के बाद कीर्ति से कोई भी इस तरह का काम नहीं करवाया जाएगा। अगर उसे जरा भी तकलीफ पहुंची तो मैं यह घर छोड़कर चला जाऊंगा और कीर्ति को अपने साथ ले जाऊंगा। सास और ननदे उसके गुस्से को देखकर खामोश हो गई। उन्होंने पहली बार मोनू को इतना गुस्से में देखा था। मोनू वापस कमरे में आया। कीर्ति खामोशी से खड़ी थी। उसके आंसू अभी तक रुक नहीं रहे थे। मोनू ने प्यार से उसके आंसू पोंछे और कहा, मुझे माफ कर दो कीर्ति।
मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर चला गया और तुमने इतना दुख और पीड़ा सहन की। मोनू ने उसका हाथ थाम कर कहा, अब सब ठीक हो जाएगा। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हें अपने साथ सिंगापुर ले जाऊंगा। मैंने पहले ही तुम्हारे वीजा की व्यवस्था कर ली थी, बस तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। कीर्ति ने हैरत से उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक नजर आई। मोनू ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हें ना भाड़े पर जाना पड़ेगा और ना ही इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, अब तुम मेरे साथ रहोगी। यह सुनकर कीर्ति की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। कई महीनों बाद उसे ऐसा लगा जैसे उसकी जिंदगी में रोशनी वापस आ गई हो। कुछ दिन बाद मोनू ने सारी तैयारी पूरी कर ली। जब वह कीर्ति को अपने साथ लेकर उस घर में से निकला तो कीर्ति ने एक बार पीछे मुड़कर घर को देखा। उसके दिल में अब कोई डर नहीं था, क्योंकि अब वह अपने पति के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही थी, जहां उसे सम्मान और सुकून मिलेगा। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।